हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। मैं हूं दिव्या और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आई गेस हम सब ने इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं बिजली। तो क्या है ये बिजली? मैं बहुत टाइम लोगों से पूछती हूँ क्या है इलेक्ट्रिसिटी, तो लोग बोलते हैं कि अरे मुझे झटका लग जाता है ना, जब हम कभी कभी प्रेस कर रहे होते हैं, आयरन कर रहे होते हैं तो आयरन से लग जाता है, या फिर जो मॉस्किटो मारने वाला रैकेट होता है उसको टच करते तो वो जो झटका लगता है ना, वही झटके को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कहते हैं। पर वो एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं, मतलब एग्जाम में पूछो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, लिख दिया, वो जो झटका लगता है ना उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नहीं, दैट्स नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन। तो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर डेफिनेशन? क्या है? से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है या फिर करंट क्या होता है, बिजली क्या होती है? वो होती है मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। ये हमने समझ लिया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अगेन चार्ज क्या है? आई गेस अगेन हमने क्लास 9 में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल्स और भी बहुत सारे मॉडल्स हमने पढ़े थे। हमने वहां पर डिस्कवर किया था कि जो एटम्स होते हैं उसमें 3 तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है इसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ठीक है, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करता है? प्रोटॉन करता है। और नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो ही करंट बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा चार्ज फ्लो करता है, यानी कि कौन सा चार्ज जो ऐसा होता है जो मूव करता है वन प्लेस टू दी अदर? हमने अगेन क्लास 9 में ही पढ़ा था कि प्रोटॉन जो होता है वो स्टैटिक रहता है ना, अपनी जगह पे रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक एटम से दूसरी एटम की तरफ मूव करता है। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगी, पहले जब हम लोग हमारे पास इतने सारी चीजें नहीं थी, जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज नहीं कर सकते थे, तब के साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते। लेटर ऑन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हमने डिस्कवर किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है और उसी करंट को हम लोग बिजली कहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगी। सपोज करो कि आप लोग स्कूल से गए हो, गर्मी लग रही है, घर पहुंचे और आपने पंखे का स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही आप पंखे का स्विच ऑन करते हो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी दौड़ के पंखे तक जाते हैं और पंखे को ऐसा बोलते हैं चल भाई तेरे चलने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये होता है बिजली। अगेन चार्ज की एसआई यूनिट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कूलम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की वो मात्रा जो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट के द्वारा फ्लो होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कूलम। सी, एक इलेक्ट्रॉन में इतने यानी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम जितना चलता है। वेरी वेरी, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को हाथ में रख लूँ तो मुझे करंट नहीं लगेगा, बिकॉज उसमें बहुत ही कम करंट होता है, बहुत ही कम करंट होता है। तो ज्यादा करंट के लिए ऑब्वियसली हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन रखूंगी तो मुझे करंट नहीं लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से भी मुझे करंट नहीं लगने वाला। बट अगेन हजारों करोड़ों की मात्रा में मेरे हाथ में अगर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो ऑब्वियसली मुझे करंट लगेगा। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्ज होता है एंड 1 प्रोडक्ट में अगेन उतना ही कूलम चार्ज होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये थी बात हमारी चार्जेस की। अगेन हमने बोला कि चार्ज जब फ्लो करते हैं तो फ्लो किधर करते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें चार्ज फ्लो करते हैं? इसमें दस मार्कर में चार्ज फ्लो करते हैं? आई गेस नहीं करते, बिकॉज ये प्लास्टिक है एंड प्लास्टिक इंसुलेटर की तरह कैटेगराइज किया गया है, तो इसमें चार्ज जो है वो नहीं फ्लो करते। देन अगेन चार्ज फ्लो करने वाले चीजों को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कंडक्टर्स एंड दूसरा जो है वो है इंसुलेटर्स। डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है बट मैं रिवाइज करवा दूं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स या फिर वो सब्सटेंसेस जिसमें करंट फ्लो करता है। ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल्स या फिर वो सब्सटेंसेस जिसमें करंट फ्लो नहीं करता। हम एग्जांपल देखेंगे। सी, कंडक्टर्स जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो हमारे घरों में जो तार बार आ रहे होते हैं, इधर वो कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के होते हैं, कभी सिल्वर के नहीं होते। अगर सिल्वर के होते तो होते ही नहीं, स्पेशली अगर सिल्वर के लगा दिया तो लोग रातों रात काट के चुरा के ले जाते। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एल्युमिनियम के होते हैं, वो मिलते भी बहुत ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम के, तो उसे कहते हैं कंडक्टर्स। और यही सब्सटेंसेस है जिसमें करंट फ्लो यानी कि चार्ज फ्लो कर सकता है। ठीक है, दूसरे कहते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अगेन उसमें चार्ज फ्लो नहीं करते। एग्जाम्पल हो गया वुड हो गया, बैकलाइट हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ऐसा नहीं कि हमें चार्ज नहीं होता ही नहीं है, चार्ज होता है लेकिन वो इनबाउंड रहता है, वो फ्लो नहीं करता, अंदर कैद होता है। ठीक है, ऐसे नो वे कि हम उन्हें फ्री कर सकें, तो वो कैद होता है। ठीक है, हमें जाना जरूरी था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, क्योंकि आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है, करंट कैसे बनता है। ठीक है, जो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सी आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, वो सब में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को हम फॉलोइंग टॉपिक में कवर करेंगे, जो कि है सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन, फिर उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, क्या है फार्मूला या फिर रिलेशनशिप, फिर उसके बाद उसकी एसआई यूनिट क्या है, फॉलोड बाय एसआई यूनिट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो करंट को भी हम इन्हीं सारे टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले करंट की डेफिनेशन। तो क्या है करंट की डेफिनेशन? करंट की सिंपल डेफिनेशन है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इन अ कंडक्टर। ऑब्वियसली इन इंसुलेटर्स में तो फ्लो नहीं करते, सो इट्स अ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर, उसको कहा जाता है करंट। कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज। हमने पहले ही डिस्कस किया है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, सो नेगेटिव चार्ज का फ्लो ही करंट कहलाता है। ठीक है, अगर हमें मेज़र करना हो कि किसी चीज़ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए एक रिलेशनशिप है। सपोज़ करो कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, वो टाइम को मान लो टी। तो जो रिलेशनशिप निकलेगा हमारा वो ये निकलेगा। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है हमारा? करंट है। क्यू क्या है? चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड टी क्या है? टाइम है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है जो कि एस्टेब्लिश होता है करंट, चार्ज एंड टाइम के बीच में। ठीक है, अब आ जाओ करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है। सो करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर। ठीक है, अगेन हमें एम्पेयर को अगर डिफाइन करना हो तो हम इसी वाले रिलेशनशिप को यूज़ कर सकते हैं। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में, सपोज करो कि एक सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज यहाँ से गुजरेगा, तो हम उसे बोलेंगे कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट गुजर रहा है। सो उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट्स अ 1 एम्पेयर ऑफ चार्ज, चूँकि मैंने लिखा भी है। सी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है, दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँ। सपोज करो कि 1 कूलम का चार्ज यहाँ से लेके यहाँ पे गुजरता है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम उसे कहते हैं ये 1 एम्पेयर का करंट है। ठीक है, अगेन 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। अभी आ जाओ कि हम लोग एम्पेयर को, जो करंट होता है हम उसे मेजर कहते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं एमीटर। एमीटर दिख रहा होगा। सो हम लोग एक चीज़ तुमको याद रखनी है बस अभी, क्योंकि हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, लेकिन हम एमीटर को जब भी किसी का करंट नापना होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लेंगे एक क्वेश्चन। द क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। ओके, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, कभी भी जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको करने का क्या मेथड होता है, जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उन्हें लिख लीजिए, फिर देखिए क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सी क्या क्या गिवन है। क्या क्या गिवन है? करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, करंट यानी कि आई इज इक्वल टू कितना गिवन है? 0.25 एम्पियर। ठीक है, दूसरी चीज़ दी हुई है फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब कि टाइम। ठीक है, 20 मिनट्स दिया है। हम सबको पता है कि मिनट जो है वो टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड है। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 20 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1200 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि क्यू हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशन था? रिलेशन था हमारा I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है,
क्यू कितना है, क्यू तो हमें पता करना है, तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टी इंटू आई, टी मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अभी सब पुट कर दीजिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं। क्यों तो हमें पता ही करना है, टी कितना है हमारे पास 1200.25। सॉल्व करिए, कितना निकलेगा, सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 300 कूलम। ठीक है, ऐसे करते हैं न्यूमेरिकल। एक प्रॉब्लम जो डिजिटल बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे सॉल्व करिए और मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हम आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन पे जाने से पहले हम समझेंगे कि है क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सी जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर रैंडम मूव कर रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वो जो एनर्जी होती है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझेंगे, सपोज करो कि जो डस्टर है वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह है और वो यहाँ पर है। ठीक है, और वो यहीं पर रहेगा अनटिल अनलेस कोई बाहर की एनर्जी आकर इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना मूव करे। सपोज करो कि मैं मूव कर रही हूँ। ठीक है, मैं जब मूव कर रही हूँ तो वर्क डन कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि एनर्जी लग रही है, मेरी एनर्जी लग रही है इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। ठीक है, सो मूव करने में जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन हो रहा है, उसको हम एज अ पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन पे आ जाए, तो डेफिनेशन पे आएंगे तो देखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग ऑफ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। सपोज करो कि अगर W इज़ द वर्क डन है, जो भी यहाँ पे से डेफिनेशन से अगर हम लेंगे, अगर सपोज करो कि W, हमने वर्क डन को W से डिनोट किया और जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज था ऑब्वियसली हम उसको Q से डिनोट करते हैं, तो जो रिलेशनशिप निकलेगा वो निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्वालिटी ऑफ चार्ज मूव्ड एंड कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये है एक और रिलेशनशिप। ठीक है, अब आ जाओ इसकी SI यूनिट पे। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को भी हम अगेन इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, जब भी 1 जूल का वर्क डन होता है, जब 1 जूल का वर्क डन होता है फॉर मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट इज सेड टू बी 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब भी हम लोग एक यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ एनर्जी डालते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यही लिखा भी हुआ है, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस सेड टू बी 1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसको मेज़र करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो एमीटर था उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए याद रखिए, आगे आने वाले टॉपिक में हम समझेंगे कि क्या होता है ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 220 वोल्ट्स to a point at 230 वोल्ट। ठीक है, अगेन सॉल्व करने का जो तरीका होता है कि जो भी चीज़ें दी हुई हैं हम उसे लिख लेंगे। सो क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 4C, यानी कि चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल्स टू दिया हुआ है 4 कूलम। ठीक है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, V1 जो दिया हुआ है वो 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, V2 जो दिया हुआ है वो 230 दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि ये दो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों दिए, तो उन्होंने ये बोला है कि सपोज़ करो ये एक लंबा सा कंडक्टर है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह पे अलग अलग होता है, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने 4 कूलम का चार्ज इस पॉइंट से, जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था 220 वोल्ट, इस जगह से मूव किया वहाँ तक जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस था 230 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे लिए क्या मैटर करता है, हमारे लिए ये मैटर करता है क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया।
ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हमें इन दोनों को माइनस करके आएगा, यानी कि V2 माइनस V1 इक्वल्स टू 230 माइनस 220 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, एक ही रिलेशनशिप है, दैट इज़ V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन Q। ठीक है, तो V हमें गिवन है, हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट द वर्क डन, W तो हमें पता करना है, यानी कि W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। पुट करेंगे जिनकी जिनकी जो जो वैल्यू है, V कितना है हमारा 10 वोल्ट, ठीक है, और Q कितना है हमारा 4 इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। ठीक है, वर्क डन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर एनर्जी को ही लगाने की वजह से वर्क डन होता है, तो वर्क की जो ऐसे यूनिट होती है वो भी जूल होती है। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन जो कि डिजिटल बोर्ड पे है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए एंड अगेन उसकी जो आंसर्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, बताइए। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। सो कैसे एक सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो होता है करंट का। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये फिगर, इसमें एक बल्ब एक कंडक्टर से अटैच है। ठीक है, हमने समझा था कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन ये फ्लो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, मतलब कि वो वर्क डन होगा जिससे कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इस सर्किट को किससे जोड़ेंगे, एक बैटरी से। ठीक है, जैसे ही हम इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे ये जल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट होगा बल्ब जल उठेगा, और इसी के थ्रू ये कंटिन्यूस करंट का फ्लो होता रहेगा। ठीक है, वह एक पॉइंट जो है यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बैटरी और फिर सेल के अंदर कैथोड एनोड जैसी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं उनको एक्साइट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो एक्साइट होते हैं वो एक एटम से दूसरे एटम तक मूव करते हैं, यानी कि चार्ज का फ्लो चालू हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही चार्ज का फ्लो चालू होता है ऑब्वियसली उसमें से करंट फ्लो करने लग जाता है। सो इस तरीके से होता है कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, सी जब पहली बार हम लोगों ने मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो डिस्कवर किया था, तो उनको ये नहीं पता था कि नेगेटिव चार्ज होता है या होता भी है, उन्हें सिर्फ पता था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन जाती है। ठीक है, तो तब से लेकर आज तक हम उन्हीं के गौ पे चलते हैं। हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट डायग्राम में, हम लोग हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल शो करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे पूर्वज कह गए हैं कि थर्सडे को नेल नहीं काटना है, बाल नहीं काटना है। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, एक्चुअली में आप किसी भी दिन काटो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम उनके कहो पे आज भी चलते हैं या फिर फॉलो करते हैं। ठीक है, सो सेम ये वही वाली चीज़ है यहाँ पर भी कि बुज़ुर्ग लोग कह गए थे कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो हम अपने सर्किट डायग्राम में आज भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखाते हैं, जबकि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक मूव करते हैं, तो इसलिए उसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, हमने ये जाना। अब हम यहाँ पे शो करेंगे करंट का डायरेक्शन, तो कैसे होगा, क्योंकि हम शो कैसे करते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग हमसे कह गए हैं, कैसा कह गए हैं, वो कह गए हैं कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन समझा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली में फ्लो कैसे करते हैं। इनिशियली यानी कि जब वो रेस्ट स्टेट पे होते हैं तो वो रैंडमली इधर से उधर, इधर से उधर, इनकी ब्लैक बोर्ड अगर वाइट बोर्ड को हम कंसिडर करें तो कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। ठीक है, पर जैसे ही हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि
कैसे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव की तरह मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे ग्राफिकली शो करूं तो नॉर्मल स्टेट में वो इधर 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 उधर कहीं भी जा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे किससे, एक बैटरी से, तो ये फिर सीधे एक डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ठीक है, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। ये मुझे अपने स्कूल की एक स्टोरी याद दिलाता है। हमारे एक पीटी सर थे, तो क्या होता था कि जब असेंबली की लाइन लगती थी ना, तो सारे के सारे बच्चे इधर उधर इधर उधर इधर उधर लगे रहते थे। पर जैसे ही सर डंडे लेके आते थे, सारे बच्चे भागते थे और लाइन में लग जाते थे। बिल्कुल उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मली रैंडम इधर उधर घूमते रहते हैं, पर जैसे ही हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वो सीधे स्ट्रेट लाइन में जा कर के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरह, इन्हें अपनी जहाँ से वो करंट को फ्लो कराना हो वो उस डायरेक्शन में जाके फ्लो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। सी सर्किट डायग्राम क्या होता है, ये बिल्कुल हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी जैसा है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बुझ जाती है। हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ी, उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम लोग जल्दी से देखें कि किस किस चीज़ों के क्या क्या सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियसली याद करने पड़ेंगे सारे सिंबल्स, तो ध्यान से देख लीजिए। ओके, तो हमने देख लिया सर्किट सिंबल और हम अब ड्रॉ करेंगे एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो अभी हमने सर्किट सिंबल देखा था, तो हम समझेंगे पहले अगेन ये क्या है, ये है बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। देन अगेन ये कनेक्टिंग वायर है, यानी कि वायर है। ये क्या है, स्विचेस है। आपने देखा होगा स्विचेस के दो टाइप्स के वो है सर्किट डायग्राम से। एक तो ऐसा वाला है, ठीक है, दैट्स ओपन स्विच। ठीक है, मैं ये वाला बनाती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, सो दिस इज़ स्विच, दिस इज़ अगेन बैटरी और ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, हम लोग ने पहला जो देखा है, पहला जो हमारा सर्किट डायग्राम है वो क्या है, क्लोज है, यानी कि हमारे घर की लाइट क्या है, बंद है। तो हम उसे कैसे ऑन करेंगे, हम जैसे ही उसका स्विच दबाएंगे, यानी कि यहाँ पे स्विच ओपन किया हमने, जैसे ही यहाँ के बीच की चीज़ यहाँ से हटा दी तो ये हो गया स्विच ओपन। और जैसे ही हमने स्विच ओपन किया यानी कि ऑन किया, हमारी लाइट हुई क्या, जल गई। ठीक है, एक और चीज़, अभी हमने डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा था, तो मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे दिखाया है, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से जाके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। इसमें भी वैसा ही। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरह ही हम हमेशा करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, दैट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओम्स लॉ, सी ओम्स लॉ सुनने में इतना अच्छा लगता है ना, चलो डिस्कवर करते हैं कि ओम्स लॉ सुनने में जितना अच्छा लगता है पढ़ने में उतना अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसकी डेफिनेशन। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, उन्होंने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर में, इन्होंने उसको मेंशन किया है क्योंकि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टर के कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी करंट फ्लो कर रहा होता है कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो अगर हम न्यूमेरिकली इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो हम बोलेंगे I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इज़ करंट एंड V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, फर्दर अगर हम इसको कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको R बोलते हैं, यानी कि रेसिस्टेंट बोलते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू R I और I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट्स लाइक ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ है। ठीक, क्या है इसमें बोला गया है, I इज इक्वल्स टू VR। तो हम अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो I यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में, आगे आने वाले टॉपिक्स में। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, वो एबिलिटी है जिससे जो कि करंट को फ्लो करने में अपोज करती है। ठीक है, सपोज करो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सो रेजिस्टेंस इसको पीछे की तरफ पुश करेगी या फिर रोकेगी। ठीक है, हम लोग आगे समझेंगे।
तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रिलेशनशिप है आई और वी के बीच में या फिर आई और आर के बीच में। तो हम समझेंगे कि आई जो है यानी कि करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक्सप्रेशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आ गए हम रेजिस्टेंस पे। ओम्स लॉ में हमने डिस्कवर किया था रेजिस्टेंस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या है ये रेजिस्टेंस, पहले हम समझेंगे रेजिस्टेंस का लिटरल मीनिंग। वो होता है, रेजिस्टेंस का लिटरल मीनिंग ही होता है अपोज करना। ठीक, सपोज करो कि कोई मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है तो मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि आई एम रेजिस्टिंग टू टेक पिज़्ज़ा फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, मगर मैं रेजिस्ट कर रही हूँ कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं चाहिए। मतलब जनरली कोई भी नहीं करता, बट सी यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस टर्म यूज़ किया उसका मतलब ही यही था कि मैं अपने आप को रोक रही हूँ पिज़्ज़ा खाने से, या फिर मैं उसको अपोज कर रही हूँ पिज़्ज़ा देने से। ठीक है, तो हम समझेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। जैसे कि लिखा है, सो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अगेन वो प्रॉपर्टी जिससे कि करंट के फ्लो को अपोज करते हैं। ठीक है, हर जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पे करंट स्मूथली फ्लो कर रहा है, कहीं पे उतना स्मूथली फ्लो नहीं कर पा रहा। देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो करंट के स्मूथली फ्लो को हैम्पर करते हैं और उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकली हम लोग समझे यानी कि वो उस ओम्स लॉ के रिलेशनशिप से हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालें तो हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट, यानी कि R इज इक्वल्स टू V/I। तो ये जो है ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हमने समझा डेफिनेशन। अब समझेंगे हम इसको SI यूनिट। SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की, ओम है। ठीक है, ओम है द रेजिस्टेंस यूनिट ऑफ ओम इज द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस और हम उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा को ऐसे बनाते हैं। अगेन अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहे यानी कि ओम को 1 ओम को हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, हमेशा हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। हमेशा जब भी ऐसा यूनिट को डिफ़ाइन करना रहता है तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसे यूज़ करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हेन 1 volt of potential difference applied across its ends and having a current of 1 ampere। ठीक है, आ जाओ डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt applied to its ends a current of 1 ampere flows through it। ठीक है, यानी कि 1 ohm वो क्वालिटी है या फिर वो क्वांटिटी है जो कि तब मिलती है जब एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने उस कंडक्टर को दिया होता है और उस कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग कहेंगे 1 ओम इज इक्वल्स टू 1/1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर और 1 ओम इज इक्वल्स टू जो भी फॉर्मूला के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था पूरा रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी कि उसकी SI यूनिट क्या होती है, उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है और अगर रेजिस्टेंस निकाले को बोला गया तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस एक्सप्रेशन जो कि ऑब्वियसली ओम्स लॉ में भी आया था और रेजिस्टेंस में भी आया था, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ 30 वोल्ट बैटरी and a resistor of 60 ohms। okay, then what will be the current in the circuit। हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, एज यूजुअल जो कि मेथड होता है, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो हमें 30 वोल्ट का क्या चीज़ गिवन है, वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, 30 वोल्ट का। ठीक है, और क्या गिवन है, आर गिवन है, कितना, 60 ओम्स का। क्या निकालना है हमें, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, पता था ना ओम्स लॉ से। तो हमारा V कितना दिया हुआ है, 30,
एन आर कितना दिया हुआ है 60, ठीक है। हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसा होता है 3/6 और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5। करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, ठीक है। यानी कि करंट आई इक्वल्स टू कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो समझ में आया? समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप सॉल्व करिए और उसके जो आंसर्स है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि फ्लो चार्ज के फ्लो को अफेक्ट करती है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा वो है लेंथ, यानी कि ऐसा रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरीके की है, सपोज करो मेरी अपनी कैपेसिटी है भागने की, अगर मुझे कोई बोलेगा 100 मीटर दौड़ लो तो मैं दौड़ लूँगी, लेकिन कोई मुझे बोलेगा कि 1 किलोमीटर दौड़ो, मैं फिर भी दौड़ लूँगी। लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा 10 किलोमीटर दौड़ो तो वो मेरे लिए दौड़ना मुश्किल होगा। सो सिमिलरली कंडक्टर में भी अगर शॉर्ट होती है लेंथ तो वो लोग आराम से फ्लो करते हैं, वेरस जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है उनका फ्लो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट जो है जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो लेंथ है। इससे हम लोगों ने ये डिस्कवर किया कि लेंथ जितना ही बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक है। दूसरा चीज़ है वो है थिकनेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरीके से सपोज करो कि 4 कार हैं, ठीक है। 4 कार एक पतली सी इतनी पतली सी सड़क पे उन 4 कारों को जाना है तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा, वो लोग एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जाएंगे। लेकिन अगर रोड इतनी चौड़ी हो जाए तो ठीक है, चारों का अपना एक लेन होगा तो वो आराम से ट्रैवल कर पाएगी, ठीक है। सिमिलरली थिकनेस ऐसे ही अफेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को जैसे कारों को किया, ठीक है। अगर पतली तार होगी तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मुश्किल होगी, वेरस अगर तार मोटा हुआ यानी कि एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज आराम से फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि पतली वायर में चार्ज का फ्लो कम रहता है, वेरस मोटी वायर में आराम से फ्लो कर देते हैं, ठीक है। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में आई गेस हमने तभी पढ़ा था जब हम लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ा था। हमने देखा था कि दुनिया में वैसे बहुत सारे तरीके के एलिमेंट्स मिलते हैं जिनको हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी कैटेगराइज किया गया है। एंड वी नो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। वेरस प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेट नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एकदम इम्पॉसिबल है। और लास्ट है टेम्परेचर। अगेन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो करंट का फ्लो होता है कंडक्टर में वो कम होता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। अगेन जब भी मेटल गर्म हो जाता है तो वो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है कि हाउ दीज 4 फैक्टर्स अफेक्ट द कंडक्टिविटी, या फिर कैसे ये रेजिस्टेंस को, कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम फर्स्ट और सेकेंड रिलेशनशिप से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें पता है, फर्स्ट वाले से हमें पता है कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या पता चला है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट्स द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम इसे कंबाइन करेंगे अगर तो हमें मिलेगा R is proportional to L/A, ठीक है। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R ठीक है, वेरस P क्या है, इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको
रो, इसको रो बोलते हैं। रो इज अ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहाँ पे हमने निकाला है रॉ यानी कि रेजिस्टिविटी। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, जो क्या है रेजिस्टिविटी। ओके, तो क्या है रेजिस्टिविटी? सही, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का मेजर ही है। तो हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। सपोज करो कि हमारे पास एक बहुत ही लंबा सा वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट है जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो करने में जितनी भी रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उसे हम एज अ होल, इस पूरे होल का क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर बोला जाए कि यहाँ से ये इस पर्टिकुलर एरिया का आप रेजिस्टेंस निकालो तो हम उसको बोलेंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि रेजिस्टिविटी इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल, यानी कि जिससे भी करंट फ्लो हो रहा है उसकी एक पर्टिकुलर साइज का या पर्टिकुलर एरिया का जब हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसको रेजिस्टिविटी रेफर किया जाता है, ठीक है। हमने इसका न्यूमेरिकली हमने निकाला था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। न्यूमेरिकली हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, रो, इसको रो बोलते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस हम एक क्वेश्चन लेंगे कि कैसे रेजिस्टिविटी को निकाला जाता है। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। लेट्स सी क्या क्या गिवन है। ओके, तो उससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, एक टॉपिक जो हम पीछे थोड़ा भूल गए थे वो ये था, हमने नहीं किया था, वो ये था कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। वो हम निकालेंगे कैसे? ऑब्वियसली एक ही रिलेशन है उसको यूज़ करके कि रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और रॉ इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की क्या होती है एसआई यूनिट? ओम होती है, ठीक है। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। तो ये मीटर कैंसिल हुआ तो रो की यूनिट आ गई ओम मीटर, ठीक है। दैट्स द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब आ जाए वापस क्वेश्चन पे। सो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यूजिंग दैट हम लोग रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। तो हमें गिवन है लेंथ यानी कि L इज इक्वल्स टू 2 मीटर। दूसरा जो हमें गिवन है वो है एरिया यानी कि 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और थर्ड चीज़ जो हमें गिवन है वो है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ठीक है। हम चेक करेंगे, सब अपनी अपनी ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं, सो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। यूजिंग दिस रिलेशन हम पुट करेंगे यानी कि रॉ इज इक्वल्स टू आर क्या है हमारा? आर है 2 इंटू 10⁻⁻2, ओके। मल्टीप्लिकेशन ए क्या है? एरिया है हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2। दिस सॉरी लेंथ हमारा ऑलरेडी 2 है, लेंथ जो है हमारा वो है 2 है, ठीक है। दिस गेट्स कैंसिल, बच्चा क्या? रॉ इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो हम एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा यही है कि एक वायर था जिसका जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम का था, फिर उस वायर को डबल अप कर दिया। तो बताना सेकंड जब हमने डबल अप किया तो उसका रेजिस्टेंस क्या था, ठीक है। तो लेट्स सी पहले गिवन क्या क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, वो है R इज इक्वल्स टू 6 ओम, ठीक है। और क्या पता करना है? R1 दिया हुआ है, हमें R2 पता करना है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ें दी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? सपोज करते हैं। सपोज जो हमारा लेंथ है, फर्स्ट केस में जो लेंथ है वो L है, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? रॉ है। और जो एरिया है वो क्या है? A,
ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप रॉ इज इक्वल्स टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रॉ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। पुट करो इस वाले में सारे जो भी वैल्यूज़ हैं। हमारा R क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, रॉ एज इट इज़ रहेगा, L एज इट इज़ रहेगा और A हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो ये है हमारा फर्स्ट केस, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्यों चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि हमारा जो वायर है उसे डबल अप कर दिया गया, यानी फोल्ड कर दिया गया, ठीक है। इन दैट केस जो हमारा लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेम वायर को उन्होंने फोल्ड किया है, तो हो जाएगा 1/2L, ठीक है। R क्या हो जाएगा हमारा, R एज इट इज़ रहेगा और जो एरिया है एरिया डबल अप हो जाएगा, ठीक है। पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला, तो हमारा R इज इक्वल्स टू रॉ इंटू जो L है वो L/2 हो गया है इंटू 1/2A, ठीक है। और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रॉ इंटू L/4, ठीक है। क्योंकि कंपैरिजन की बात है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ऐसा, इज इक्वल्स टू रॉ इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई रॉ इंटू 4A इंटू एल, ठीक है। दिस कैंसल्स एंड दिस ऑल्सो कैंसल। क्या बच्चा, R/6 इज इक्वल्स टू 1/4 और R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/4 इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व हुआ। ऐसे ही होता है इन सारे केसेस में, जहाँ पे चीज़ें नहीं दी रहती तो हम लोग को सपोज करना पड़ता है, ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि रेजिस्टिविटी कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, एट द सेम टाइम्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो वैसे तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक था वो पढ़ा ही था कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, लेकिन अभी हम वापस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टेंस, ठीक है। कैसे इनका रेजिस्टेंस होता है उस बेसिस पे भी फर्दर डिवाइड किया गया है, गुड कंडक्टर्स एंड देन रेजिस्टर्स एंड देन इंसुलेटर्स, ठीक है। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस लो होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो कर सकते हैं, चार्ज ईजिली फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो वो होते हैं लो रेजिस्टेंस एलिमेंट्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे हो गया सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस लो होता है इसीलिए इनको हमारे घरों पे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं उनमें, ठीक है, ताकि करंट आराम से फ्लो कर पाए, ठीक। दूसरा है रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका की रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। उनसे हाई या रजिस्टर से भी ऐसे कुछ होते हैं जिनको और भी ज़्यादा हाई होता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इनका कंपैरेटिवली हाई होता है, ठीक है। एलॉयज लाइक निक्रोम और जो टंगस्टन होते हैं इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे टंगस्टन आप लोग को पता है कि हम लोग बल्ब में यूज़ करते हैं, तो हम जो उसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है उसको रिटेन करते हैं। जब वो टंगस्टन जलता है तो हमारे सारे कमरे को कैसे लाइट अप कर देता है। सो हम ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज के फ्लो को रोक के रखना, ठीक है, जिसकी वजह से टंगस्टन रेड होता है और जो बल्ब क्या होता है, जलता है। सिमिलरली निक्रोम जो होता है इज़ अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोम। ये जो वाटर हीटर्स होते हैं या फिर रूम हीटर्स होते हैं उनमें जो वायर्स दिखते हैं आपको वो निक्रोम के बने होते हैं, अगेन क्योंकि ये हीट को या फिर चार्ज को रिटेन करके रखते हैं, इसी वजह से उसको हीट देते हैं और हम सेक के गर्म होते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेजिस्टर्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है वो है इंसुलेटर्स की। ऑब्वियसली इंसुलेटर्स जो होते हैं हाई, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है इनमें, यानी कि चार्ज फ्लो ही नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का एग्जांपल है जैसे रबर हो गया या फिर वुड हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा जब आपके घर में इलेक्ट्रिशियंस आते हैं तो वो रबर के ग्लव्स पहनते हैं। अगर वो भी नहीं देखा तो आपने देखा होगा वो जो पेचकस होता है, सॉरी प्लास होता है, जो उससे हम लोग जब जो काटते इलेक्ट्रिक वायर्स, वो जो रबर लगाए होते हैं ना वो इसलिए लगाए होते हैं क्योंकि वो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफिनिटली हाई होता है,
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े उससे पहले जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि रेजिस्टर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो हमारे घर की चाहे वो ट्यूबलाइट्स हो या फिर बल्ब्स हो या फिर फ़ैन हो, हीटर्स हो, ये सारे के सारे एक रेजिस्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इनको दो तरीके से कंबाइन किया जा सकता है, वही हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इन द टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो पहला है इन सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ हम लोग इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रेजिस्टर्स जो होते हैं एक ही लाइन में कंसेक्यूटिवली, यानी एक के बाद एक ही लाइन में कंसेक्यूटिवली लगाया जाता है, तो उसे इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड end to end consequently they are said to be connected in series, ठीक है। जब एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली लगाया जाता है उनको सीरीज़ बोला जाता है, ठीक है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को एक ही पॉइंट से लिंक या एक ही पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन पैरेलल। हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट। सी एक सेम पॉइंट पे दो रेजिस्टर्स कनेक्ट हुए हैं, सेम पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी इन पैरेलल, ठीक है। ये जो है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में होता है तो क्या होता है, एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे कि पैरेलल में होता है तो क्या होता है। अब हम समझेंगे कि कैसे अगर बहुत सारे दो रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और हमें उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो बहुत जो होम सर्किट्स होते हैं उनमें जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शंस में लगे रहते हैं, बट जो क्रिसमस लाइट होती है ना, या फिर उनको दिवाली लाइट्स भी बोल लो, वो जो लाइट्स होती हैं वो होती है सीरीज़ में कनेक्टेड। तो उनके बल्ब, जितने भी बल्ब्स होंगे, अगर उनका हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेंगे दो रेजिस्टेंस वाला जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसमें दो जो रेजिस्टर R1 और R2 दोनों के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि वाया एक मेटेलिक वायर एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। जो करंट है वो I है, एक सेम करंट ये दोनों रेजिस्टर से पास हो रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, यानी कि V की बात करें, क्योंकि एक ही बैटरी दोनों रेजिस्टर्स पे काम कर रही है, यानी कि अगर सपोज करो ये बल्ब है तो दोनों बल्ब को जलाने का काम ये रेजिस्टर कर रही है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है ना, यहाँ इन दोनों रेजिस्टर पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। तो मान लेते हैं कि Rn पे लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और R2 पे लगने वाला V2 है, ठीक है। तो हम फ्रॉम फिगर से ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट हम ऐसा बोल सकते हैं कि V जो है इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन I होता है, ओम्स लॉ से पता था हमें ये। और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। सिमिलरली अगर V इज इक्वल्स टू I है तो V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I जो कि कांस्टेंट है R1, ठीक है। एंड V2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, IR2, ठीक है। इसे हम अपना फर्स्ट मानते हैं, इसे हम अपना सेकंड मानते हैं, इसे हम अपना थर्ड इक्वेशन मानते हैं। सो पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस, तो क्या निकलेगा, V क्या है हमारा, IR है, ठीक है, इज इक्वल्स टू V1 क्या है, IR1 है, प्लस V2 क्या है, IR2 है, ठीक है। IR इज इक्वल्स टू I हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। दिस साइड इट्स कैंसिल विद दिस साइड, तो हमें बचा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपका ये जो फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूले से, यानी कि इसी फॉर्मूले से एक सर्किट डायग्राम में जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, तो हम उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इन दोनों जो रेजिस्टर्स हैं इनका कंबाइंड रेशियो कितना है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे जो भी निकलेगा वो इसका कंबाइंड रेशियो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं ये समझने के लिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है R1, R2, R3 एंड R4, और हमें क्या पता करना है, कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि R। सो अगेन स्टार्ट करते हैं गिवन लिख के। R1 कितना दिया हुआ है, 1 ओम, R2 दिया हुआ है 2 ओम, R3 दिया हुआ है 3 ओम एंड R4 तक भी दिया हुआ है 4 ओम,
ठीक है, हमें क्या पता है करना है, आर। हमें पता है कि जब रेजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, और R इज इक्वल्स टू R1 कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, हम इसका सम करेंगे तो कितना निकलेगा, 10। ठीक है, तो R हमारा निकल गया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, और उसको सॉल्व कीजिए और मुझे उसके जो भी आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे जो होम सर्किट्स होते हैं, होम सर्किट्स में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, बल्ब्स हो गई, ये सारे पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर हमें पता करना पड़े कि इनका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, फार्मूला डिराइव करने से पहले यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जहाँ पे दो रजिस्टर्स R1 R2 पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, एक पॉइंट से, और ये जो वायर, मेटेलिक वायर, ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जिसे हम लोग कहते हैं V, यानी कि बैटरी जिसका V वोल्ट है और हमने उसे कैपिटल V नाम दिया है। ठीक है, एक चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि इसी करंट यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग मेटेलिक वायर में जा रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है। तो सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि R1 में जाने वाले करंट का नाम I1 है और R2 में जाने वाले करंट का नाम I2 है। ठीक है, तो हम फिगर से ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम फिगर क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो I है वो क्या है, I1 प्लस I2 है। ऑल्सो वी नो, हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन R होता है। ठीक है, तो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि V इज अ कांस्टेंट तो V अपॉन R1। ठीक है, और I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R2। इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं, इसको हम लोग थर्ड मानते हैं और इसको फर्स्ट मानते हैं। इन तीनों को हम इसमें पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, V अपॉन R इज इक्वल्स टू, V को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और V कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कब काम आएगा, ये तब काम आएगा जब हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यानी कि कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना पड़े गिवन सर्किट का। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स कंबाइन होते तो ये हो जाता 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिमिलरली जितने होंगे उतने ज़्यादा उसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये था जब भी रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो हम उसका कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेंगे जो कि ऑब्वियसली इजी होगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू क्वेश्चन। तो हम फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन हमें क्या दिए, 2 रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिख के, क्या गिवन है, सपोज करो R1 जो है हमारा वो है 3 ओम। ठीक है, एंड R2 क्या है हमारा 6 ओम। हमें क्या पता लगाना है, R पता लगाना है। ठीक है, जब भी कनेक्टेड एंड पैरेलल, यानी कि जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, और 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 कितना है हमारा 3 प्लस R2 कितना है 1/6। ठीक है, 1/R इज इक्वल्स टू हम लोग इसका फॉर्म वो लिखेंगे तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 3/6 और 1/2। ठीक है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/2, और हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो कितना आया हमारा कंबाइंड रेसिस्टेंस, 2 ओम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कीजिए एंड अगेन उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर है। सी इलेक्ट्रिक पावर समझने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगी। सी जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती है उसमें अक्सर हमने सुना रहता है पॉलिटिशियंस को ये बोलते हुए कि अरे मेरे पास ये पावर है तो मैं ये काम करवा दूंगा, मेरे पास ये पावर है तो मैं वो काम करवा दूंगा। यस, तो पावर का एक्चुअली मीनिंग यही होता है काम करवाना। ठीक है, आप जितनी जल्दी काम करवा सकते हो उतनी ही ज़्यादा पावरफुल आप होते हो। ठीक है, तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, तो ये भी काम करवाता है, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिक पावर है तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही ये काम करवा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे अगर आए तो डेफिनेशन भी यही है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकेंड में वो कितना काम कर पाते हैं उसे हम एज अ पावर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन और P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, मेंशन करूँगी यहाँ पे, किसी जो वर्क होता है कैसे करते हैं। सपोज करो मेरा ये जो डस्टर है, ठीक है, डस्टर है, मैंने इसको पुश किया, जब पुश किया यानी मैंने फोर्स लगाया, जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने एनर्जी लगाई। ठीक है, जब मैंने एनर्जी लगाई, जो मेरी एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क डन में। हाँ, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ कि जैसे ही मैंने इस डस्टर पे अपनी एनर्जी लगाई, ये मूव हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क डन है बाय इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, कह सकते हैं ना। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू E अपॉन T, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन करने के लिए एनर्जी तो लगेगी। ठीक है, तो ये था पावर की बात। अब आ जाते हैं पावर की SI यूनिट में। तो पावर की SI यूनिट वॉट होती है। ठीक है, ये नई यूनिट सुनने को मिल रही है, वॉट होती है। वो वाली वॉट नहीं, वॉट लगा दूंगा वाली वॉट नहीं है, दिस इज़ वॉट। ठीक है, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है। अगर वॉट को डिफाइन करने की बात आए तो वॉट की डेफिनेशन यही होता है कि 1 वॉट ऑफ वर्क तब हम कहते हैं तब क्या है जो 1 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, और एक और चीज़ आपने अक्सर देखा होगा, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है और भी बहुत सारी जनरली एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, उसमें देखा होगा कि किलो वॉट आवर लिखा रहता है। तो क्या है ये किलो वॉट आवर? किलोवाट आवर जो है पावर की कमर्शियल यूनिट है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर कहते हैं, उसी तरीके से हम 1000 वॉट को 1 किलोवाट कहते हैं। ठीक है, ये तो रही पावर की बात। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि P इज इक्वल्स टू E अपॉन टी, इधर इस वाले फॉर्मूले में भी P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, लेकिन पावर को कहीं पर भी ना ही इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में रिलेशनशिप दिखाया है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में रिलेशनशिप दिखाया है। तो हम लोग पावर पता कैसे करेंगे और हमें ये कैसे पता चलेगा कि वर्क डन कितना हुआ है? ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसी रिलेशनशिप को यूज़ करके हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो इस टॉपिक में हम वो सारे फार्मूले डिस्कवर करेंगे जिन सारे फार्मूले से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हमें पता है फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट कि P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी आता है। ठीक है, ऑल्सो किससे हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता था। ठीक है, हमें पता है कि Q क्या होता है, Q होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि I इंटू टी। ठीक है, हम अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा W अपॉन I इंटू टी, और W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू टी। हो गया, हमने W निकाल लिया। अब हम W को कहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि वर्क डन को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। ये टी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा P इज इक्वल्स टू V आई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे कि हम पावर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और करंट दिया होगा तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है बेस्ड ऑन ओम लॉ क्या कहता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ओम्स लॉ। ठीक है, चलो अगर हम इस I की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इस वाले पे तो क्या हो जाएगा,
हो जाएगा ये P इजिकल्स टू V स्क्वायर R। ठीक है, ये हमारा सेकेंड फार्मूला, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ऑल्सो इस V इसी वाले से V इजिकल्स टू क्या हो जाएगा IR हो जाएगा। पुट दिस अगेन इनटू दिस फर्स्ट वन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये P इजिकल्स टू I स्क्वायर R। ठीक, ये रहा हमारा तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अगेन अगर रेजिस्टेंस दिया होगा, करंट दिया होगा तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। सो ये 3 फार्मूलाज हैं जो जिससे कि हम लोग पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक्चुअली हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक तो इनमें से कोई एक फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा कि कमर्शियल यूनिट या फिर कमर्शियली ऐसे जो करंट के बिल आते हैं हमारे घर में, हम लोग उसको रेट कैसे निकालते हैं, क्योंकि अक्सर बोर्ड एग्जाम में उससे एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि आपने देखा होगा जो बल्ब होता है उसके ऊपर लिखा रहता है 100 वॉट और V इक्वल्स टू 110 टू 120 वोल्ट। तो क्या मतलब है इसका? सी, अगर 100 वॉट लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है कि उस बल्ब को 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए ही तो ही वो जलेगा। ठीक है, या फिर ठीक से पावर दे पाएगा। अगर उससे कम हुआ तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अफेक्ट होगी। सिमिलरली जो वोल्ट मेंशन किया रहता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंशन किया रहता है उसको उतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, देन ओनली इट विल वर्क परफेक्टली। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द करंट, हम क्या पता करना है, करंट हमको फाइंड आउट करना है। ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट, पावर क्या है इसका 40 वॉट है। ठीक है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि V दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है, सिंपल P इक्वल्स टू वी वाई वाला जो फर्स्ट फार्मूला था हमारा, वहाँ पे पुट करके हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो इज इक्वल्स टू P अपॉन V। ठीक है, पुट करो, हमारा P क्या है 40 है, ये हमारा 220। ठीक है, फर्दर ऐसा हो गया 2 2 4 2 1 2 और 2/11। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, 11 1 11, 8 बचा। ठीक है, पावर की क्या निकाला था हमने, करंट की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग किलोवाट आवर पे। पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं कि क्या क्या गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, एन एयर कंडीशन हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, यानी कि पावर गिवन है कितना 350 वॉट। ठीक है, फॉर 10 आवर्स अ डे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेटेड फॉर 30 डेज। तो टाइम दे रखा है, क्यों 10 घंटे चलता है वो एक दिन में और 30 दिनों तक लगातार चल रहा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हुआ 30 × 10 इज इक्वल्स टू 300 आवर्स। ठीक है, आवर्स में, चलो अगर ये आवर्स में है, ये वॉट में है, इधर हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे या फिर इसको हम लोग किलोवाट में चेंज करेंगे। जो ये कमर्शियल यूनिट किलोवाट में होती है तो लेट्स चेंज इट इनटू किलोवाट। तो क्या करना रहता है, जब भी हम चेंज करते हैं स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में, इसको डिवाइड करेंगे कितने 1000 से, तो कितना बन जाएगा ये 0.3535 किलोवाट। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, पहले हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, दैट इज़ P इक्वल्स टू क्या था E अपॉन T। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है E इक्वल्स टू P इंटू T। पुट करो फार्मूला, देन P तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.35 इंटू ये कितना दिया हुआ है टाइम हमारे पास 300। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 का 5 मिला, 3 9 1 10। ठीक है, ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा इतना। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी एनर्जी यूज़ हुई है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि रेट ऑफ क्या करना है, कैलकुलेट करना द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर मेरा इतने जूल एनर्जी मैंने खर्च करी है तो मेरा इलेक्ट्रिकल बिल कितना होगा, जबकि 1 किलोवाट आवर का जो चार्ज है वो कितना है 650 है। सिंपली क्या करना रहेगा हम लोगों को, कॉस्ट पता करने के लिए
कॉस्ट पता करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किससे, 6.5 रुपये से। तो कितना है 682.5 रुपीज़, ये आया मेरा बिल। ठीक है, तो हमेशा फिज़िक्स में अक्सर जब न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं तो ऐसा यूनिट का बहुत ही लोचा होता है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो चेंज करना इम्पॉर्टेंट रहता है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चंस। इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं या फिर जनरेट होते हैं तो 3 तरीके के इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या होते हैं ये इफ़ेक्टिव? पहला होता है हीटिंग इफ़ेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड तीसरा होता है केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है, ना ही हम लोगों को मैग्नेटिक का भी पढ़ना है और ना ही हमें केमिकल पढ़ना है, दोनों ही हाई क्लासेस में पढ़नी है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है और क्या क्या है इसकी एप्लीकेशंस। उसके पहले आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम लोग बल्ब जलाते हैं और अचानक से अगर वो फ्यूज़ हो गया और हमें चेंज करना पड़ा, तो जैसे हम लोग बल्ब को टच करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म होता है ना गर्म। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है रेजिस्टर्स के थ्रू तो वो उसको गर्म करती है, यानी कि हीट प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे लिए कई जगहों पर यूज़फुल भी है। तो वो हम पढ़ेंगे कैसे, इसके एप्लीकेशंस में। तो पहला जो एप्लीकेशन है इस हीटिंग इफेक्ट का वो ये है कि जो हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। सी बहुत सारे हमारे घर में ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनका कि हम लोग को हीट करना पड़ता है, जैसे कि आयरन, सुबह हमें कपड़े प्रेस करने रहते हैं स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, तो वो किससे होता है, आयरन से होता है। और आयरन का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। ठीक है, सेकेंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, टोस्टर हो गया, वाटर हीटर हो गया, और अपने आप से सोचो और लिख सकते हो आप एग्जाम्पल में। ठीक है, सेकेंड है इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी बल्ब पे आते हैं। बल्ब में थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। सी जो बल्ब के अंदर जो वायर होती है जो जल रही होती है वो टंगस्टन की बनी होती है, एंड टंगस्टन एक रेजिस्टर होता है। तो जैसे ही करंट उससे पास होता है वो जलता है, यानी कि हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस हीट को अगेन बल्ब, क्योंकि वो आपने देखा होगा ग्लास से कवर्ड होता है, तो ग्लास के अंदर देयर आर गैसेस होती है जो कि उसको लाइट के फॉर्म में हमारे रूम में फैलाती है। ठीक है, अगेन अगर हम टंगस्टन को ओपन एयर में जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाएगा और जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसको ग्लास के अंदर रखते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। और ग्लास में हम लोग गैस रखते हैं आर्गन और नाइट्रोजन जैसी, जो उसे रिएक्ट नहीं होने देती और उसकी लाइफ को बड़ा बनाती है। ये था दूसरा इफेक्ट जिससे कि हम लोग लाइट जला पाते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से। तीसरा जो है, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, फिर लोग जाते हैं फ्यूज़ निकालते हैं, उसमें वायर डालते हैं। ठीक है, तो क्या फ्यूज़ में आपने देखा होगा एक ही वायर होता है। तो हमारे घर में अगर ज़्यादा पावर कंजप्शन हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रही है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे घर में आएगी तो ऐसा खतरा रहता है कि हमारे जो टीवी, जो बड़े बड़े जो दूसरे महंगे अप्लायंसेस, टीवी हो गया, कंप्यूटर होगा, ये सब उड़ सकते। लेकिन वैसा ना हो या फिर शॉर्ट सर्किट ना हो, सारे करंट, हमारे घर का जो करंट होता है वो उस फ्यूज से पास होता है। तो जैसे ही हमारे घर की डिमांड ज़्यादा हो रही होती है उससे पहले ही वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, यानी कि ले नहीं पाता, हीटिंग की वजह से वो टूट जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हाउस का सर्किट होता है, हाउस होल्ड सर्किट्स होती है, हाउस इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं या फिर दूसरे अप्लायंसेस होते हैं, वो बच जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, क्योंकि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, इसी वजह से फ्यूज़ टूट जाता है और हमारे घर को बचा लेता है। ठीक है, तो यही था यहाँ पे। इसमें थोड़ा खुद से भी पढ़ने की ज़रूरत है, खुद से भी याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। वंस अगेन अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, तो फील फ्री टू कमेंट। एंड यस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ आ रहा हो और पसंद आ रहा हो, और अगर समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए।